हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एंड आज के वीडियो में हम आगे देखेंगे हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, क्लास 8 की है। और एनसीईआरटी की बुक को रिफर किया है मैंने। पिछले वीडियोस में आपने देखा कि किस तरीके से डेट्स इंपॉर्टेंट हैं और किस तरीके से हिस्टोरियंस का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यू नीड टू बी वेरी रेशनलाइज। अगर फ्यूचर में कभी भी ऐसा होता है कि हिस्ट्री को पढ़ने के बाद या हिस्ट्री में कोई बात आपको पढ़ने के बाद आपको किसी पर्टिकुलर रिलीजन से या किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से किसी तरह की हेट हो रही है, आपको उन पे गुस्सा आ रहा है कि वाई दीज पीपल आर देयर, ये हैं ही क्यों, वाई दे एग्जिस्ट, इनकी तो जो ट्रेडिशन है, इनका तो जो कल्चर है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। क्यों करवा चौथ मनाते हैं, क्यों दिवाली मनाते हैं, क्यों ये पटाखे फोड़ते हैं, दिस इज सो मच कि हाँ, क्यों ये पागलों की तरह बिहेव करते हैं, होली पे एक दूसरे को रंग पोतते हैं, वाई डे डू दे सो। अगर इस तरह की बातें आपके मन में आती हैं, किसी से भी आपके मन में हेट आता है, देन प्लीज, यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि उसी समय जब भी आपको ऐसा लगे, उसी समय देयर शुड बी अ घंटी इन योर माइंड, एक घंटी बजनी चाहिए आपके दिमाग में कि बच्चे, दिस इज रॉन्ग। अगर कोई चीज जो आपने पढ़ी है, समझी है, और उसके बाद अगर आपको किसी से हेट हो रही है या किसी ट्रेडिशन पे या किसी के कल्चर पे आपको क्वेश्चन उठाने का मन कर रहा है, उन्हें गालियां देने का मन कर रहा है, आप उनको कोस रहे हैं, देन घंटी बजाइए अपने दिमाग में कि नो, यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू आर अ इंटेलेक्चुअल, you should think rationally, right? So this is the basic funda of reading the history. These videos are very much important rather than those videos जो कि आगे हम पढ़ेंगे, समझेंगे। पिछले वीडियोस में भी आपने देखा कि किस तरीके से कई बार हिस्ट्री की बुक्स में जो आपने पढ़ी होती हैं या बहुत से लोग पढ़ते हैं, दिस थिंग कम्स वेरी सेल्डम, बहुत कम आता है ये कि किस तरीके से भीमराव अंबेडकर का नाम भीमराव अंबेडकर पड़ा। हिज नेम वाज राम सकपाल। एक ब्राह्मण टीचर ने उनको, जो ब्राह्मण जो अपर कास्ट मानी जाती है, उस ब्राह्मण टीचर ने उनको भीमराव नाम दिया, उनका असली नाम राम सकपाल था, राइट? सो लेकिन ये बातें मेंशन नहीं होती ज़्यादा जगहों पे, बिकॉज जो कुछ भी इन चीज़ों को लिखने वाला है वो बंदा कहीं ना कहीं इस चीज़ से, वो हिस्टोरियन कहीं ना कहीं इस चीज़ से ज़्यादा, इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है कि समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन था, सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन था, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर हिम, रादर देन कि जो अच्छी चीज़ें भी हो रही थी, एक आध जो अच्छे लोग थे या और भी बहुत से अच्छे लोग थे, उनके बारे में उसने नहीं सोचा। एंड ही पेंटेड द एंटायर सोसाइटी, एंटायर रिलीजन इनटू द सेम कलर, राइट? सो इन चीज़ों से आपको बचना है, बिकॉज यू नीड टू बिकम अ गुड स्टूडेंट, अ बेटर student, a best, the best student of India of your era, right? A best citizen of India of your era, right? So let us again begin the rest of the things. So periodization of the history, यानी कि हिस्ट्री को किस तरीके से पीरियड में बांटा जाता है, अलग अलग पीरियड्स में बांटा जाता है, उसके बारे में बात हो रही है इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो देयर वाज अ ब्रिटिश हिस्टोरियन हुज नेम वाज जेम्स मिल। उसका नाम था जेम्स मिल। वो इंडिया आया, उसने इंडिया को देखा, उसने समझा और उसने एक बुक लिखी, ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसने ये माना कि इंडिया के अंदर जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हमने देखा है, उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि इंडिया में हमेशा ही जो डिपोस्ट रूलर्स होते हैं, यानी जो निरंकुश, जिनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, उन लोगों ने हमेशा यहाँ पे राज किया है और हमेशा इस देश को बर्बाद रखा है। फिजूल की चीज़ें ये लोग करते हैं, दे आर वेरी मच अंधविश्वासी हैं, कुछ नहीं जानते, दे आर सुपरस्टिशियस, फालतू की चीज़ें करते हैं, पता नहीं कौन कौन से फेस्टिवल मनाते हैं, क्या करते हैं। ऑल दीज थिंग्स वर थॉट बाय जेम्स मिल। जब जेम्स मिल ने ये बातें समझी, इनको सोचा समझा और उसके बाद अपनी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी, तो उसने हिंदू एरा, मुस्लिम एरा और ब्रिटिश एरा में, इन तीन एरा में, इन तीन टाइम पीरियड्स में इंडिया को डिवाइड किया, इंडिया की हिस्ट्री को डिवाइड किया। हिंदू एरा, मुस्लिम एरा को उसने ये बताया जैसे कि इस समय तो बिल्कुल कुछ इंडिया में हुआ ही नहीं, सब कुछ खत्म था, इनको कुछ नहीं आता था। ओनली द ब्रिटिश एरा इज द एरा, जो ब्रिटिश का टाइम है, केवल वही टाइम है जो बेस्ट टाइम है इंडिया के लिए, और केवल ब्रिटिशर्स ही हैं जो इंडिया को सुधार सकते हैं। इनफैक्ट उसने ये सलाह दी थी, उसने ये कई बार कहा था कि ब्रिटिशर्स हैव द लीगल ड्यूटी, सॉरी, ब्रिटिशर्स हैव द एथिकल ड्यूटी, उनका ये कर्तव्य बनता है, देयर ड्यूटी, इट्स देयर ड्यूटी, कि वो इंडियंस को सुधारें, उनको उनके माइंडसेट से बाहर निकालें, उनको जो है किसी भी तरीके से सुधार करके बेटर इंडिया बनाएं, राइट? क्या ऐसा आज की डेट में आप एग्री करेंगे कि वो जो हिस्टोरियन था सही सोच रहा था? नो। दैट इज वाई आई एम सेइंग कि जो हिस्टोरियन है उसका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो पर हिम इंडियंस आर अनसिविलाइज्ड, पर हिम ब्रिटिश शुड सिविलाइज देम। और उसका सोचना यह था कि हमेशा ही डिपोस्ट रूलर्स, यानी कि जो निरंकुश शासक होते हैं, उन्होंने यहाँ पर राज किया है। और ऐसा सोचते सोचते अंग्रेजों ने क्या किया कि खुद ही निरंकुश होकर के इंडियंस को दबाए रखा, उनके ऊपर राज किया।
राइट। सो हिस्ट्री पर सबसे ऊपर जिसका असर पड़ता है हिस्ट्री के ऊपर, वो है हिस्टोरियन। हिस्टोरियन का बहुत बड़ा असर होता है हिस्ट्री पे, राइट। उसके अलावा कुछ लोगों ने इंडियन हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न। ये भी अंग्रेजों के इन्फ्लुएंस का ही, यानी ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में ही इसको डिवाइड किया गया था इन तीन पार्ट्स में, एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न, राइट। सो मॉडर्न टाइम के नाम से उसको बोला गया, जो कि अंग्रेजों का टाइम था उसको मॉडर्न बोला गया। उन्होंने कहा कि हम बड़े मॉडर्न थे, हमने ही आज का एरा बनाया है, जो आज दुनिया देख रही है उसे हमने ही बनाया। बट द थिंग इज कि जिस टाइम को वो मॉडर्न एरा कह रहे हैं, क्या वो मॉडर्न एरा जैसा था? क्या डेमोक्रेसी थी उस समय में? भारत में इलेक्शन तो होते नहीं थे जब अंग्रेज थे। क्या इक्वालिटी थी? नो। क्योंकि अंग्रेज एक समय मतलब अंग्रेजों के समय में ऐसा था कि काफी समय तक अंग्रेज ही आईएएस एंड पीसीएस ऑफिसर्स बन सकते थे। जो कलेक्टर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं, ये केवल अंग्रेज बन सकते थे, इंडियंस बन ही नहीं सकते थे। तो देयर वाज इक्वालिटी इशू। और अगर किसी इंडियन को बनना था तो बहुत बड़े बड़े जो खानदान होते थे, बड़े बड़े जो रजवाड़े होते थे, उनके बच्चे जिनके पास पैसे होते थे, जो ब्रिटेन जा करके पढ़ाई कर सकते थे, वहां जा करके एग्जाम देते थे, तब जा करके वो इंडिया में डीएम या जीएम, अपना जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर जो है आईएएस बनते थे वो। उस समय उसको आईएएस को आईसीएस कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता था। उस समय इसको आईएएस नहीं कहा जाता था, उसको आईसीएस कहा जाता था, राइट। सो एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न टाइम में जब डिवाइड किया, तो इससे भी आप एग्री नहीं कर सकते। ये हिस्टोरियन का पॉइंट ऑफ व्यू है। उसने एंशियंट बोल दिया उस समय को जिसके बारे में जानकारी नहीं मिलती, जहां पे लोग सुपरस्टिशियस थे। मिडिएवल, जहां पे इंडिया में बहुत मारकाट हुई, लोग आए बाहर से और केवल किसी भी तरीके से, एनी हाउ, बाय हुक और क्रुक, किसी भी तरीके से राज करना था। ये मिडिएवल टाइम्स था। और उसके बाद फिर मॉडर्न टाइम आया, जब हम आए, यानी ब्रिटिशर्स आए। सो उन्होंने, दे हैव पेट्रोनाइज देमसेल्व्स कि हमने सब कुछ मॉडर्न किया है। बट द थिंग इज कि क्या उस मॉडर्न को मॉडर्न कह सकते हैं जहां पे आज के जैसे, यानी आज के मॉडर्न है जैसी डेमोक्रेसी नहीं थी, इक्वलिटी नहीं थी, वोटिंग राइट्स भी नहीं थे, इलेक्शंस तक नहीं होते थे। इलेक्शन इंडिया में बहुत बाद में हुए हैं, राइट। अंग्रेजों के आने के बहुत समय बाद इलेक्शंस हुए हैं, तो वोटिंग राइट्स ये सब नहीं थे। तो क्या उसको वाकई में मॉडर्न कहा जा सकता है जिसको ब्रिटिशर्स मॉडर्न कह रहे हैं? नो। इसीलिए वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ब्रिटिशर्स का कि वो मॉडर्न कहते हैं। हम भी ऐसे ही पढ़ते हैं। जब आप आईएएस एपीएस की तैयारी करोगे तो उसमें जो कुछ भी अंग्रेजों का टाइम है, ब्रिटिशर्स ने जब हमारे ऊपर रूल किया तो उस टाइम को हमने यही कहा है, मॉडर्न इंडिया का है, राइट। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू। सो हिस्ट्री मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इनफैक्ट इस चैप्टर में भी यही समझाने की कोशिश की गई है, हाउ यू शुड अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, हाउ यू शुड रिलेट द डेट्स एंड हाउ यू शुड रेशनली थिंक अबाउट द हिस्ट्री। वो केवल एक इंडिकेटर दे रहे हैं आपको कि हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आप उसको एज इट इज सच मान करके ना चलें। दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू। हिस्ट्री इज ऑल बेस्ड ऑन द एंशियंट हिस्ट्री, इज बेसिकली ऑल बेस्ड ऑन द स्पेकुलेशन। टू सम एक्सटेंट मिडिएवल हिस्ट्री इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द स्पेकुलेशन। कुछ फैक्ट्स अवेलेबल हैं, ज्यादातर फैक्ट्स हैं वहां पे, बट यस स्पेकुलेशंस भी होते हैं कि ऐसी चीज हुई थी तो ऐसा क्यों हुआ था, इन चीजों के जगह पे ये मिलती है, तो इन चीजों के नीचे ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर था, एक स्ट्रक्चर के नीचे दूसरा स्ट्रक्चर था, तो क्या हुआ था, क्या इस स्ट्रक्चर के ऊपर रीइंफोर्स करके बनाया गया, क्या जो रूलर था जब वो जीत जाता था तो उनके पुराने स्ट्रक्चर्स को वो दबाता था, उनको डिमीन करता था। तो ये सारे स्पेकुलेशंस के बेसिस पे बातें कही जाती हैं। कुछ स्टोरियंस लिखते हैं कि हाँ इट सीम्स कि हाँ उन्हें दबाया जाता था, जो भी राजा जीत जाता था वो दूसरों के बनाए हुए आर्किटेक्चर तक को खत्म कर देता था। दिस वॉज द काइंड ऑफ माइंड सेट ऑफ द किंग्स की इफ आई एम द किंग देन आई शुड बी द किंग इन ऑल सेंस। मेरी अपनी थॉट, मेरे अपनी फिलोसफी, मेरे अपना कल्चर, मेरे अपना ट्रेडिशन, दैट शुड ऑल्सो बी इम्पोज्ड ऑन द सोसाइटी, राइट। सो दैट इज हाउ ये सब केवल और केवल क्या है, हिस्ट्री जब लिखी जाती है, यू दीज आर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दीज आर वेरी गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बट द थिंग इज कि आपको ये समझना होगा कि दीज आर स्पेकुलेशंस एज वेल, राइट। यहां पर पॉइंट ऑफ व्यू है हिस्टोरियन का, राइट। सो ब्रिटिश एरा इन इंडिया जो था उसको इसीलिए मॉडर्न इंडिया के नाम से बहुत से लोग नहीं जानते। फ्यू हिस्टोरियंस कॉल इट अ कॉलोनियल एरा। कॉलोनियल एरा, जहां पे कॉलोनियल एरा का मतलब है जहां पे कोई कंट्री आई और हमारे कंट्री में कॉलोनी बनाकर रही। कॉलोनी क्या होती है? किसी दूसरी कंट्री से आप आए और अपने फायदे के लिए दूसरी कंट्री को एक्सप्लॉइट करने लगे और वहीं पर रह करके उसको एक्सप्लॉइट करने लगे। किसी दूसरी कंट्री से आप आए, जैसे अंग्रेज आए, ठीक है, इंग्लैंड से आए और इंडिया में आकर के इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए इंडिया के रिसोर्सेज को, यहाँ का सोना चांदी, यहाँ की जो अच्छे कपड़े हैं, यहाँ का जो फसलें हैं, इनको एक्सप्लॉइट करने के लिए, यहाँ की जो फर्टाइल लैंड है इसको एक्सप्लॉइट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए जब वो यहीं बस करके यहीं पर रहने लगे, इंडिया में रह करके जब वो ऐसा करने लगे, तो इसको कहते हैं कोलोनाइजेशन, राइट। सो दिस इज
द colonization era, colonial era. So most of the historians जो कुछ मॉडर्न एरा है उसको कॉलोनियल एरा भी कहते हैं. सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा एंड यू विल बी इंजॉइंग. सो प्लीज शेयर माय वीडियोस, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय.